एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर बार बार चोट हो रही है। और ये एक आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले क्या हुआ, पहले जो कपूर खानदान है वो आकर के मिला प्रधानमंत्री से, उसके बाद एक वेव फेस्टिवल जो होना है उसको लेकर के ना सिर्फ अक्षय कुमार, ना सिर्फ संजय दत्त, लेकिन शाहरुख खान ने भी ट्वीट किया। फिर एक बड़ा मूवमेंट चला कि भाई पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है उसने घुटने टेक दिए हैं सरकार के सामने, सिर्फ एक दिलजीत दोसांझ अकेला क्रांतिकारी है। अब दिलजीत दोसांझ भी जाकर के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। क्या गलती उस इकोसिस्टम की नहीं है जो बार बार कुछ लोगों को एक मैस्कट बना देता है कि आप हमारा माउथपीस बन जाइए, आप हमारे मुखपत्र बन जाइए? भाई वो एक आर्टिस्ट है, वो कहेंगे जो उनका मन है, वो थोड़ा ना कहेंगे जो आपकी राजनीतिक विचारधारा है। जी पद्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। अपनी बात का आगाज जो है फिर एक शेर से करता हूं, अगर आप इजाज़त दे तो सुना दूं। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा, और बदलना है तो दिलों को बदलो, बदलना है तो दिलों को बदलो, फिर वही महीने होंगे, वही साल होगा, और वही हाकिम, वही गुर्बत, वही कातिल, वही जालिम, बताओ कितने सालों में फिर हालात बदलेगा। देखिए क्या है, मौजूदा स्थिति ऐसी है कि दिल्ली के अंदर चुनाव भी है और बिहार के बाद के अंदर भी चुनाव है। आपको पता है एक बड़ा मूवमेंट जो है वो किसानों का खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलते हैं लेकिन किसानों से मिलने का वक्त नहीं। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े घरानों से, उद्योगपतियों से मिलते हैं लेकिन मणिपुर के लोगों का दर्द जो है वो नहीं मिलने को तरसता उनसे। ऐसी ही किसानों की हालत आपके सामने है। दिलजीत दोसांझ ने बहुत जोर से आवाज उठाई और यही विपक्ष की शायद ताकत भी है कि जब आपके खिलाफ जोर से और ताकत के साथ, कुव्वत के साथ संविधान की आवाज उठाई जाती है तो आपको इस बात के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि आपको उन लोगों की आवाज और दिल की तकलीफ भी सुनना चाहिए जो आपको पुकार करके राह देख रहे हैं। लेकिन आपके पास वक्त नहीं। आपके पास वक्त है तो चंद उद्योगपतियों से मिलने का वक्त है, चंद बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का वक्त है। लेकिन हाँ, अगर ठेली वाला और रेड़ी वाला, पटरी वाला, अगर उनसे मिलने का वक्त है तो किसी के पास है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो उनके सीने से लग करके वो औरतें, वो माएँ, वो बच्चे, वो किसान, वो रेड़ी वाला, पटरी वाला, वो रुक करके अपना दर्द बयान करता है तो उसको देख करके शायद लोगों के दिल नहीं ररसते होंगे। लेकिन हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का वक्त तो आप कह रहे हैं कि दिलजीत दोसांझ से नहीं मिलना चाहिए था। उन छात्रों से मिलने का वक्त नहीं होगा नहीं, उन छात्रों से भी मिलना चाहिए था जिनके ऊपर इतनी ठंड में लाठियां बरसाई गई। उनसे भी वक्त निकाल लीजिए, उनके लिए भी दो मीठे शब्द, दो संवेदनाओं के शब्द बोल दीजिए। उन बेरोजगारों के लिए भी बोल दीजिए जो लाखों साल, मतलब महीनों से, सालों से जो हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन आपके पास वक्त नहीं है साहब। सुन लीजिए उनकी भी आवाजें, विपक्ष की आवाजें, जहां विपक्ष के अंदर माइक जो है म्यूट कर दिया जाता है, विपक्षी दलों की आवाज नहीं सुनी जाती, सांसदों को बाहर निकाल करके सस्पेंड कर दिया जाता, उनकी भी आवाज सुन ले। वो भी इसी देश की आवाजें हैं। जैसी आप दिलजीत दोसांझ से मिले, ऐसी विपक्षी दलों के नेताओं से मिल करके जो आज समस्याएं खड़ी हुई हैं, लिंचिंग की खड़ी हुई है, माइनॉरिटी पे जुल्म है, उनकी भी आवाज थोड़ी। माइनॉरिटी तो दिलजीत दोसांझ भी है ना। दलित बच्ची के माता और पिता से मिल लीजिए जिस दलित बच्ची का बलात्कार हुआ, वो भी तो और यहाँ भाजपा के विधायक और बड़े बड़े मंत्री और उनके ऊपर आकर के और बड़े बड़े लोग जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके ऊपर मिल लीजिए। उन दलितों के ऊपर जिनके चेहरों पर पेशाब करा जा रहा है, मलमूत्र फेंका जा रहा है, उनके दर्द और दिल की तकलीफ को भी सुन लीजिए। ठीक है, मेरा कहना यह है कि आप सबसे मिलते हैं लेकिन अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति से भी मिलने का वक्त निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए थी। ये मुलाकात में स्टेटमेंट क्या था वो अलग बात है। हाँ हाँ सैयद भाई, मैंने आपको टोका नहीं था इसलिए बीच में टोकिएगा मत। मैंने सब बात आपकी आराम से सुनी। पहले तो धन्यवाद दीजिए प्रधानमंत्री को। रेडी पटरी वालों की आप बात करने लगे, कांग्रेस बात करने लगी, आपके हिसाब से रेडी पटरी वालों को गले लगाने लगे राहुल गांधी, कितनी अच्छी बात है। लेकिन उस रेडी पटरी वाले को अकाउंट खुलवा के बैंक में अकाउंट खुलवाया किसने? नरेंद्र मोदी ने, जन धन योजना। उस रेडी पटरी वालों को 60,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसने दिया? देश के 16 करोड़ रेडी पटरी वालों को लोन देने की व्यवस्था किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
उस रेहड़ी पटरी वाले को श्रमिक बनाकर श्रमिक योजना में शामिल करवा कर उसका इंश्योरेंस किसने करवाया? नरेंद्र मोदी ने। उस रेहड़ी पटरी वाले को आयुष्मान योजना के तहत उसके 5 लाख फ्री इलाज की व्यवस्था किसने की? नरेंद्र मोदी ने। और तब उस रेहड़ी पटरी वालों को इस पॉलिटिकल क्लास जो सो कॉल्ड लटियन जिसको कहते हैं हम लोग, आप लोग ल्यूटन कहते हैं, हम लोग लटियन कहते हैं, इस लटियन क्लास को उस रेहड़ी पटरी वालों की याद आई और आज कांग्रेस समर्थक या राहुल गांधी उस रेहड़ी पटरी वाले को गले लगा रहे हैं। अब आई माइनॉरिटी पे जुल्म की बात, जो आप सो कॉल्ड माइनॉरिटी पे जुल्म की बात किया, पंडित जी ने सीधा कहा कि दलजीत भी माइनॉरिटी है, लेकिन ना, यहाँ पे तो आपके जैसे समर्थक और बाकी लोग माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुसलमान ही समझते हैं। ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन को भी चेंज करने की जरूरत है। तो अगर मुसलमान को ही माइनॉरिटी पकड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को आज की तारीख में विश्व में सबसे ज्यादा अवार्ड किसी ने दिया होगा, 57 में से 41 मुस्लिम नेशन अवार्ड दे चुके हैं, अपना सर्वोच्च अवार्ड। और अगर माइनॉरिटी पे इतने जुल्म हो रहे हैं तो ऐसे प्रधानमंत्री को मुस्लिम देश ही इतना अवार्ड क्यों दे रहे हैं भाई? आप लोग यही सब नैरेटिव डाल के, एक नेगेटिव नैरेटिव डाल के परसेप्शन बनाना चाहते हैं। वो जमाना गया। ये नैरेटिव चला के आपने 50 साल तक इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश की जड़ों में मट्ठा डाल दिया आपने। और अच्छी बात है कि आपने माइनॉरिटी का जिक्र किया है, क्योंकि पिछले 30 दिनों का, पिछले 30 दिनों की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले प्रधानमंत्री गए कुवैत, उसके बाद क्रिसमस के पहले वो दिल्ली में क्रिसमस सेलिब्रेशंस में शामिल हुए। अब वो मिल रहे हैं दिलजीत दोसांझ से, और आज ही शाम को वो चादर भेज रहे हैं अजमेर की दरगाह में। तो जितनी भी आपकी माइनॉरिटी की परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसको वो पूरा कर रहे हैं। सैयद जवाद 30 सेकंड दे दीजिएगा मुझको। 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, फिर सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगी। हाँ, 30 सेकंड सैयद जवाद। 30 सेकंड जी। इन्हीं रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर आपने इतना जोरदार प्रहार करा कि आपने 2016 में नोटबंदी करके सबको लाइन में खड़ा कर दिया और लगभग 150 से अधिक लोगों की जान चली गई। उन्हीं रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर दोबारा आपने हमला करा जीएसटी नाफिज करके। फिर आपने उन्हीं रेहड़ी पटरी वालों की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की कमर तोड़ी और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। आए दिन लिंचिंग हो रही है। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट है, इंडियन हेट लैब की रिपोर्ट है। नहीं, ये आलोक जी, फिर आप बीच में इंटरप्ट, नहीं, अरे 10 सेकंड में लगातार बोलूंगा आपको। फलों की रेहड़ी लगाने वाला जीएसटी लगा के बेचता है क्या? मैं इसीलिए कह रहा हूं, सब्जी की रेहड़ी पटरी लगा के बेचने वाला जीएसटी लेता है। अच्छा, अब आप बोल लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये झूठ, ये मक्कारी जो फरेब लेकर के आते हैं भारतीय जनता पार्टी और बड़ा सा बेगैरती का चोला पहन करके आते हैं। मुख्यमंत्री मुसलमानों को लेकर के गाली गलौज करते हैं। सुन लीजिए, यही आपके रेहड़ी पटरी वालों को लेकर के अगर महंगाई बढ़ती है तो आपके हिमंता विश्व शर्मा एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ये बेगैरती है। 80 और 20 की बात करने वाले आप ही के मुख्यमंत्री है। अगर कोई एक थप्पड़ मारे उसके ऊपर 100 थप्पड़ मारना, गिरिराज सिंह आपके दिन रात नफरत